नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी जीके। इस वीडियो लेक्चर में हम भारत में आए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर तथा गवर्नर जनरल और बंगाल का गवर्नर तथा बंगाल का गवर्नर जनरल कैसे बना, फिर भारत का गवर्नर जनरल कब और कैसे बन जाता है, और आधुनिक भारत के इतिहास में तो हम गवर्नर जनरल तथा वायसराय की गतिविधियों पर ही आधारित है ज़्यादातर। अतः प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उनके क्रम को तथा उनके द्वारा किए गए कार्यों को जानना अति आवश्यक हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विजेता होती है बंगाल के नवाब को हरा के, और वहीं से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित होती है। और प्लासी के युद्ध के नायक रॉबर्ट क्लाइव जो है भारत या बंगाल के पहले गवर्नर बनाए जाते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला गवर्नर है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव भारत का बंगाल का पहला गवर्नर बनाया जाता है, जिसका कार्यकाल होता है 1757 से लेके दो बार ये गवर्नर बनता है बंगाल का। एक तो 1757 से लेके 1760 तक, फिर बाद में आता है 1765 से लेके 1767 तक। और प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों के विजय के पश्चात उसे ही बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया जाता है। और बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू कराई है। और इस द्वैत शासन प्रणाली को जो दूसरा आएगा वारेन हेस्टिंग 1772 में, उसको समाप्त कर देगा। वारेन हेस्टिंग जो बंगाल का गवर्नर बन के आएगा, उसको 1772 में द्वैत शासन को समाप्त कर देगा। और इसी के शासनकाल में अंग्रेज और मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय, जिसका नाम अली गौहर रहता है, के साथ इलाहाबाद की पहली संधि होती है, प्रथम संधि होती है 12 अगस्त 1765। इसमें कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार मिल जाता है। दीवानी या राजस्व या टैक्स वसूलने का अधिकार मिल जाता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा का कंपनी को, जबकि निजामत का अधिकार निजाम के पास बना रहता है। और 4 दिन बाद ही 12 अगस्त को पहली संधि होती है इलाहाबाद की। उसके बाद 16 अगस्त को दूसरी संधि होती है। 16 अगस्त को दूसरी संधि होती है रॉबर्ट क्लाइव और जो अवध का नवाब शुजाउद्दौला रहता है, जो पराजित रहता है, उसी के साथ होती है। और शुजाउद्दौला जो अंग्रेज़ों को 50 लाख रुपया देना स्वीकार करता है उस समय। और इसके साथ इलाहाबाद जो स्थान है और कड़ा ज़िले जो नवाब से लेकर अंग्रेज़ों ने मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दे देते हैं। नेक्स्ट गवर्नर है जो 1767 से लेके 1769 तक होता है लॉर्ड वेरेलस्ट। और इसी के शासनकाल में जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1767 से 1769 के बीच में, और इसका जो समापन होता है वो मद्रास की संधि से होता है, जो 1769 ईस्वी में होती है। और इसमें एक तरफ अंग्रेज होते हैं, अंग्रेज और दूसरी तरफ हैदर अली होता है। हैदर अली, मैसूर का नवाब हैदर अली होता है। अगला इम्पॉर्टेंट गवर्नर है बंगाल का, वो है 1772 से 1785 तक इसका कार्यकाल होता है, लंबा कार्यकाल है, वारेन हेस्टिंग। इसी के समय 1773 में कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और यहीं से जो गवर्नर का नाम चेंज करके उसे गवर्नर जनरल बना दिया जाता है 1773 में। तो इस तरीके से वारेन हेस्टिंग जो है वो बंगाल का अंतिम गवर्नर भी हो जाता है और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी बन जाता है। अंतिम गवर्नर और पहला गवर्नर जनरल जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा आता है, वो वारेन हेस्टिंग रहता है। और ये 1772 से लेके जब ये गवर्नर बन के आता है बंगाल का, और 74 तक बंगाल का गवर्नर रहता है, फिर 74 से 1785 तक बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है। जो 1774 में इसने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की तथा जिले स्तर पर दीवानी और फौजदारी न्यायालय की स्थापना करवाता है। एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में की जाती है। एशियाटिक सोसाइटी होती है जो यहाँ के ग्रंथों को जो भारतीय भाषाओं में लिखे रहते हैं उनका अनुवाद कराना, किसमें? अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कराना, ये एशियाटिक सोसाइटी का कार्य था। और कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में
इसी के शासनकाल में होती है वारेन हेस्टिंग के। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो आता है, विलियम पिट वहाँ का प्रधानमंत्री रहता है ब्रिटेन का उसमें, उसी के नाम पे इस एक्ट का नाम रखा जाता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके तहत एक बंगाल में क्या है, द्वैत शासन की शुरुआत होती है। एक नई संस्था बनाई जाती है जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कंपनी को कंट्रोल करने के लिए एक नई संस्था का गठन होता है, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दो संस्था बनती है। और यह कब तक रहता है, 1785 तक बना रहता है। फिर अगला गवर्नर आता है जो गवर्नर जनरल बन जाता है, वो है सर जॉन मैकफर्सन, जो वारेन हेस्टिंग के बाद 1785 से 1786 तक रहता है। बहुत ही कम समय, कुछ महीनों के लिए रहता है सर जॉन मैकफर्सन, इसलिए इसके कार्य भी कुछ ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट गवर्नर है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सारे कार्य यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 2 बार यहाँ का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आता है। एक बार तो 1786 से लेके 1793 तक, दूसरी बार 1805 में आता है, और 1805 में इसकी मृत्यु वहीं गाजीपुर में हो जाती है, जहाँ उसकी समाधि बनी हुई है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश के। और पुलिस चौकी की स्थापना, इसके कार्य में क्या होता है, ये प्रशासन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, जिसमें पुलिस चौकी की स्थापना करवाता है। और सिविल, भारत में अगर कहें तो सिविल सर्विसेज का संस्थापक इसे ही माना जाता है, इसीलिए इसे ब्रिटिश इस्पात का चौखटा कहते हैं, ब्रिटिश इस्पात का चौखटा। और ज़मीनों या जमींदारी प्रथा जो भूमि के लिए बनाया था, ये अस्थाई बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा का शुभारंभ जो है 1793 में इसने किया था, जिसमें जमींदारों को ही भूमि का मालिक बना दिया गया था। एक सरकारी अधिकारियों के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया था, जिसे कॉर्नवालिस कोड कहते हैं। एक नियमावली बनाया था, नियम कानून बनाया था सरकारी अधिकारियों को फॉलो कराने के लिए, टाइमिंग और बहुत सारी चीज़ों के लिए जो सरकारी अधिकारियों के लिए, जिसे कॉर्नवालिस कोड कहा जाता है। और इसी के शासन में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध भी होता है 1790 से लेके 1792 में, जिसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि भी होती है 1792 ईस्वी में, इसी के शासनकाल में होती है। इसमें अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच युद्ध होता है, तीसरा आंग्ल और मैसूर युद्ध। 1793 में न्यायिक सुधार के लिए विभिन्न स्तरों पर कोर्ट की स्थापना करता है ये। तब प्रशासन और न्यायिक प्रशासन को एक अलग करने का कार्य करता है। और दोबारा ये आता है 1805 में, जहाँ ये इसकी मृत्यु हो जाती है गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इसकी मृत्यु हो जाती है, यहीं पर इसकी समाधि बनी हुई है। अगला बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है सर जॉन शोर आता है, जो 1793 से 1798 तक रहता है। और जो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो जमींदारी या भूमि सुधार कार्यक्रम था, उसमें सर जॉन शोर जो है सहायक रहता है, जो उसने जो बस अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त जो लॉर्ड कॉर्नवालिस की व्यवस्था होती है, उसमें ये सहायक रहता है। और ये पूरे तरीके से न्यूट्रलिटी को फॉलो करता है। और पहला चार्टर अधिनियम 1793 में इसी के शासनकाल में आया था, सर जॉन शोर के शासनकाल में। नेक्स्ट जो है बंगाल का गवर्नर जनरल होता है, वो लॉर्ड वेलेस्ली होता है। ये भी काफ़ी कार्य किया था, जो 1798 से लेके 1805 तक, यहाँ पर 1805 ईस्वी तक यहाँ बंगाल का गवर्नर जनरल बन के रहता है। इसे बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं, बंगाल टाइगर के नाम से। सहायक संधि की शुरुआत किसने की, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। और इसने सामाजिक कार्य भी कुछ किया था, जो शिशुबद्ध प्रथा की समाप्ति का 1804 में करवाता है। और 1802 में बेसिन की संधि अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच होती है, इसी के शासनकाल में। दूसरा अंग्रेज और मराठा युद्ध, जो 1803 से 1805 की शुरुआत होती है, इसी के शासनकाल में। और सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार करने वाला राज्य है हैदराबाद का निज़ाम, जो 1798 से 1800 ईस्वी में ये स्वीकार करता है सहायक संधि को। हैदराबाद का निज़ाम सबसे पहला यही निज़ाम होता है हैदराबाद का, जो सहायक संधि को स्वीकार करता है।
अगला जो हमारा है गवर्नर जनरल बंगाल का, वो है सर जॉर्ज बारलो। 1805 से 1807 तक रहता है। इसके कार्यकाल में एक विद्रोह होता है, सैनिक विद्रोह वेल्लोर में, जो 1806 में होता है। नेक्स्ट जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता है वो है लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम जो 1807 से 1813 तक रहता है। इसी के शासनकाल में अंग्रेज तथा राजा रणजीत सिंह, अमृतसर के जो राजा थे, और राजा रणजीत सिंह, उनके बीच में एक संधि होती है जिसे अमृतसर की संधि कहते हैं। अमृतसर की संधि 1809 में इसी के शासनकाल में होती है। और चार्टर एक्ट 1813 भी इसी के शासनकाल में आता है। और यही चार्टर एक्ट जो है वो कंपनी का जो भारत में व्यापार करने का जो एकाधिकार था, इसी चार्टर एक्ट के द्वारा उसे समाप्त कर दिया गया। अब ब्रिटेन की कोई भी कंपनी आके यहाँ पे भारत में व्यापार कर सकती थी, सबको छूट मिल गई थी, लेकिन कंपनी का दो चीज़ों पर एकाधिकार बना रहता है। एक तो चीन के साथ व्यापार, चीन के साथ व्यापार, दूसरा चीनी का व्यापार, शुगर, चीनी का व्यापार। इन दोनों पर कंपनी का ही एकाधिकार बना रहता है। इन दोनों को और कोई कंपनी, इन दोनों चीनी और चीन के साथ व्यापार कोई और कंपनी नहीं कर सकती, इनका ही एकाधिकार बना रहता है। ये पूरे तरीके से एकाधिकार कंपनी को जो समाप्त होगा वो 1833 के चार्टर अधिनियम में होगा। और इसी चार्टर एक्ट के तहत 1813 के ईसाई मिशनरियों का एक दल आता है भारत में, जो भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए उस समय बाद खर्च करने की बात कहता है। अगला गवर्नर जनरल है बंगाल का मार्क्विस ऑफ हेस्टिंग या लॉर्ड हेस्टिंग उसे बोलते हैं, जो 1813 से 1823 तक रहता है, 10 साल रहता है। और पिंडारियों का दमन, एक लुटेरे होते थे तो उनका दमन इसी के कार्यकाल में होता है, 1817 ईस्वी में किया गया। और इसके कार्यकाल में तीसरा जो अंग्रेज मराठा युद्ध होता है, जिसमें मराठाओं की पूरे तरीके से हार हो जाती है, एकदम निर्णायक हार हो जाती है, जिसमें अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय जो होता है उसे कानपुर के बिठूर नामक स्थान पर भेज दिया जाता है और सभी मराठा क्षेत्रों पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाता है। और ये तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1816 से 1817 ईस्वी तक। और नेपाल गोरखा युद्ध भी होता है इसी के शासनकाल में, जो 1814 से 1816 ईस्वी तक चलता है। रैयतवाड़ी तथा महालवाड़ी व्यवस्था भी लागू करना इसी के कार्यकाल में है। कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से, और राजा राम मोहन राय उसके लिए प्रयास करते हैं एक हिंदू कॉलेज के लिए, जो 1817 में स्थापित होता है इसी के शासनकाल में। नेक्स्ट बंगाल का गवर्नर जनरल है लॉर्ड एमहर्स्ट, जो 1823 से 1828 ईस्वी तक रहता है। इसी के शासनकाल में प्रथम बर्मा युद्ध होता है, जो 1824 और 26 तक होता है। और बैरकपुर में सैनिकों का विद्रोह 1824 इसी के शासनकाल में होता है, लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल में। और अंतिम जो बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है वो रहता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग अंतिम रहता है, लास्ट यही है। फिर इसको 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा इसका नाम बदल के इसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। इसीलिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तथा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कहा जाता है। इसके कुछ कार्य हैं। ये हम जब गवर्नर जनरल भारत का और वायसराय के सेकंड वीडियो में इसके कार्यों को जानेंगे। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।